हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। तो मैं हूँ श्रद्धा और मैं आप लोग को जो भी एग्रीकल्चर में आप लोग पढ़ रहे हैं अभी उसमें एकेडमिक सेशन में जो भी बायोलॉजी का पार्ट है एग्रीकल्चर का वो मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी। तो अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो आप डीएनएस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है क्रॉप फिजियोलॉजी। आज हम इसमें देखेंगे कि आखिर क्रॉप फिजियोलॉजी होता क्या है और इसमें क्या क्या है जो आप लोग को पढ़ना रहेगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सारे टॉपिक्स को देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स है जो आपको क्रॉप फिजियोलॉजी में पढ़ना है। उसके बाद एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कि हम लोग को सबसे पहले क्या क्या टॉपिक इसमें देखना है। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन से कि आखिर क्रॉप फिजियोलॉजी होता क्या है। उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या उसका फंक्शन है, और उसके बाद उसमें देखेंगे कि इन दोनों प्रोसेस को क्या अलग से अफेक्ट कर सकता है या उस पर असर डाल सकता है। तो इन तीनों चीज़ों को हम एक एक करके देख लेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्रॉप फिजियोलॉजी होता क्या है। क्रॉप फिजियोलॉजी में आप क्रॉप मतलब प्लांट्स मतलब एग्रीकल्चर, तो क्रॉप्स जितने हैं पेड़ पौधे जो भी हैं यहाँ पे उसमें आप क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। तो इसमें क्रॉप में क्या क्या काम हो रहा है, मतलब एक प्लांट में क्या काम होता है। फोटोसिंथेसिस आपके दिमाग में सबसे पहले आता है, तो फोटोसिंथेसिस हो गया। इसके बाद रेस्पिरेशन हो गया, मतलब कि प्लांट्स कैसे ऑक्सीजन दे रहे हैं और खुद कैसे रिस्पायर या फिर सरवाइव या फिर जिंदा है। ये चीज़ें इन सबको हम देखेंगे। साथ में उसके बाद देखते हैं कि उसके वजह से उस प्लांट के अंदर क्या चेंज आता है। तो चेंज कैसे आएगा कि उसमें सेल जो है उसका जो टिश्यू जो है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है जब ये सारी प्रोसेस अंदर अंदर चल रही है। अब इन दोनों चीज़ों को मतलब प्रोसेस और फंक्शन, इन दोनों की वजह से क्या क्या अफेक्ट हो सकता है, इनको इन दोनों को कौन अफेक्ट करेगा। तो वो क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब बाहरी कौन सी चीजें होंगी। तो बाहर से हमें क्या मिलेगा, क्रॉप को क्या असर कर सकता है, उसके ऊपर क्या असर डालेगा, जो इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंट में जो चेंज आ रहा है। तो हमारे पर्यावरण में जो भी चेंज है, फिर चाहे वो बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा बारिश है, तो ये चीज़ें क्या करती है, हमारे क्रॉप को अफेक्ट करती है। तो इन तीनों को हमें देखना है। तो इन तीनों से मिलकर हमारा क्रॉप फिजियोलॉजी का एक डेफिनेशन बनता है कि क्रॉप फिजियोलॉजी में हम प्रोसेस, उसमें होने वाले फंक्शन और इन दोनों प्रोसेस किस चीज़ से अफेक्ट होती है, वो है एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हम क्रॉप फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब ही है किसी भी चीज़ को डीप में पढ़ना, उसके फैक्टर्स को, उसमें इंटरनली क्या हो रहा है उन चीज़ों को, एक्सटर्नल नहीं कि बाहर से कैसा दिख रहा है क्या है, ये नहीं, अंदर से उस प्लांट के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, इन चीज़ों को हम क्रॉप फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। अब अगर एग्जाम में आप लोग को आता है क्रॉप फिजियोलॉजी में क्या लिखेंगे आप, तो इसमें आप सबसे पहले करेंगे कि ये प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस में आप क्या पढ़ेंगे कि प्रोसेस मतलब द फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, उसके अलावा और प्लांट में अंदर अंदर क्या हो रहा है, फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें। साथ साथ में ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ट्रांसपिरेशन मतलब जो प्लांट के एरियल पार्ट्स हैं, मतलब लीफ हो गया जो, उन सब से वाटर का लॉस, पानी का लॉस होना जो होता है उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ये सब अंदर ही अंदर हो रहा है। तो इन सबको हम प्रोसेस में देखते हैं कि दीज आर द प्रोसेस, अलग अलग ये प्रोसेस है जो कि क्रॉप फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं। अब इस प्रोसेस की वजह से हमारे सेल्स जो है प्लांट में, उनमें काम चल रहा है, उसमें फंक्शन चल रहा है। तो फंक्शन कहाँ चलेगा, उनके सेल में चलेगा, उनके टिश्यू में चलेगा। अब सेल और टिश्यू कैसे असर करेंगे,
अब भाई खाना बना रहा है प्लांट तो कहाँ स्टोर होगा? सेल्स के अंदर, जिसके वजह से सेल पे असर क्या पड़ेगा कि सेल ग्रो करेगा और तेजी से बढ़ेगा, टिश्यू बनेंगे। सेल्स ढेर सारे हैं तो हम उसको टिश्यू का नाम देते हैं, सेल एक ही है तो हम उसको सेल कहते हैं। तो कह सकते हैं कि प्रोसेस की वजह से क्रॉप फिजियोलॉजी में एक फंक्शन होने लगता है सेल्स और टिश्यू के अंदर। तो अब ये दो चीज आई होप आप लोग को क्लियर हो गई है। अब इन दोनों के अलावा तीसरी चीज जो है वो है एक्सटर्नल फैक्टर। तो इन दोनों पे असर कौन डालेगा, इन दोनों को अलग से चेंज कौन करेगा, वो है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर। तो एनवायरमेंटल फैक्टर चेंज करता है हमारे या असर डालता है हमारे प्रोसेस और फंक्शनिंग ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। तो यही चीजें हैं जो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी में पढ़नी है। इसके बाद अभी हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि क्रॉप फिजियोलॉजी के वजह से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं क्रॉप्स के अंदर, क्या क्या उसमें बदलाव ला सकते हैं, कैसे ये हमारे डेली लाइफ में ये यूजफुल है। तो ये चीजें हम एक एक करके अब इसके बाद देखेंगे। तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई हो जो आप हमेशा क्रॉप फिजियोलॉजी के डेफिनेशन में लिख सकते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या है क्रॉप फिजियोलॉजी के। मतलब कि यहाँ पे कि हम प्रैक्टिकली क्रॉप फिजियोलॉजी पढ़ तो लिया, इंट्रोडक्शन देख तो लिया, लेकिन अब उसको हम अपने डेली लाइफ में यूज कैसे करते हैं, तो लाइफ में प्रैक्टिकली हम उसे कैसे अप्लाई करेंगे क्रॉप फिजियोलॉजी को, इसी को अब हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछता भी है एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे से, बस इसके सारे जो पॉइंट्स हैं इसको आपको दिमाग में रखने हैं। तो वन बाय वन हम इसमें यहाँ जो जितने पॉइंट्स आपको ऊपर और नीचे दिख रहे हैं ये सारे पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि न्यू वेराइटीज। न्यू वेराइटीज का क्या मतलब है, मतलब अगर हम एक बार क्रॉप की फिजियोलॉजी इंटरनली कैसे वो काम कर रहा है, क्या है उसमें क्या कमी है, उसके हिसाब से हम उसके अंदर एक नई वेराइटी जनरेट कर पाएंगे। मतलब कि हम एक प्लांट है उसके अंदर किसी चीज की कमी है तो उससे हमने क्या किया, उन कमियों को पूरा करके और एक नई वेराइटी जनरेट कर दी। तो इसे हम कह सकते हैं कि क्रॉप फिजियोलॉजी पढ़ के हम क्रॉप की नई नई वेराइटीज जो आने लगी है अब उसको प्रोडक्शन में वो हेल्प करता है, उसके उत्पादन में हेल्प करेगा। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे प्लांट प्रोटेक्शन मिल पाती है। प्रोटेक्शन प्लांट को किस चीज के लिए चाहिए, पेस्ट के लिए चाहिए, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उसके अलावा जो इंसेक्ट्स हैं उनके लिए चाहिए, साथ साथ में जो वीड्स हैं मतलब घास वगैरह जो होते हैं, अनवांटेड जो घास वगैरह भी होते हैं पेड़ पौधे के जो आसपास उग जाते हैं, उससे भी प्लांट वगैरह की ग्रोथ जो है वो काफ़ी तेज़ी से घट जाती है। जो न्यूट्रिएंट्स हम प्लांट को देने वाले हैं वो घास वगैरह ले लेते हैं। तो कैसे हम यहाँ पे इन चीज़ों को रोकेंगे ये देखेंगे। तो इसको रोकने के लिए हम प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंसेक्ट्स हो गया, पेस्ट हो गया, अलग अलग तरह की डिजीज भी लग जाती है प्लांट में। अब प्लांट में डिजीज किस वजह से लगती है, फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन सब के वजह से बहुत ज़्यादा प्लांट खराब हो जाते हैं। तो इन सब से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम एक नई वैरायटी जनरेट करेंगे और उसके अंदर हम ऐसे जीन्स डाल देंगे जिसके वजह से प्लांट पे कोई असर नहीं पड़ेगा अगर उसके पास ऐसे ही वीड्स, डिजीज, पेस्ट या इंसेक्ट्स आ जाते हैं। तो मतलब प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आएगी। तो ये चीज़ें भी हम प्लांट प्रोटेक्शन कर पाएंगे जब हम प्लांट की फिजियोलॉजी अच्छे से जान लेते हैं। तो ये है सेकेंड यूज जो हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, वो है प्लांट का प्रोटेक्शन अगेंस्ट बहुत सारी डिजीजेस, पेस्ट, वीड्स सबके खिलाफ। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे जो है सॉइल की फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, अब वो कितना उपजाऊ है, उसके अंदर कितनी नाइट्रोजन है, कितना फॉस्फोरस है, कितना मैक्रो एलिमेंट्स है, कितना माइक्रो एलिमेंट्स है। अब आपको सबको पता है कि कभी ना कभी वो सॉइल में, मिट्टी में उसकी कमी हो जाती है। तो उस कमी को भी मेंटेन करने के लिए हमें क्रॉप की फिजियोलॉजी अच्छे से पता होनी चाहिए।
हमें पता होना चाहिए कि कौन सा प्लांट कौन से न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा लेगा। उस हिसाब से हम सॉइल में, मिट्टी में, उसी में जितने न्यूट्रिएंट्स है वो एक सही मात्रा में, एक सही रेशियो में रख सकते हैं। तो ये सब तीसरा पॉइंट आता है जो कि हम क्रॉप फिजियोलॉजी पढ़ के देख सकते हैं। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे जो है यूज ऑफ पीजीआरस। पीजीआरस क्या होता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब जैसे हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं अलग अलग तरह के, वैसे प्लांट में भी अलग अलग तरह के 6 हॉर्मोन्स पाए जाते हैं। अब वो 6 हॉर्मोन्स कोई प्लांट की ग्रोथ बढ़ाता है, कोई प्लांट में फ्रूट्स जो होते हैं, फल जो होते हैं, उनको पकाने में हेल्प करता है, तो कोई क्या करता है प्लांट में पत्ते जो झड़ने लगते हैं उसमें हेल्प करेगा। तो कोई अब प्लांट की ग्रोथ बढ़ा रहा है तो कोई प्लांट की ग्रोथ घटाएगा भी। इसी हिसाब से तो एक बैलेंस बनता है। तो पीजीआरस का हम कैसे यूज कर सकते हैं? अब समझ लीजिए एक प्लांट है, उसमें हार्मोन की कमी हो गई है, तो हम बाहर से एक बना बनाया पीजीआर, एक बना बनाया हार्मोन उस प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो इस तरह से हम पीजीआरस यूज कर सकते हैं और इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, उसमें फ्रूटिंग होगी, उसमें फ्लावरिंग होगी। फ्लावरिंग मतलब पूरी तरह से फूल होंगे, फूल होंगे तभी ना आगे चल के वो फ्रूट्स देगा, तभी ना फल बनेगा। तो इस हिसाब से ये क्रॉप फिजियोलॉजी का नेक्स्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बनता है। इसके अलावा हम टिश्यू कल्चरिंग। टिश्यू कल्चरिंग क्या होती है? एक ही प्लांट से हम एक टिश्यू निकाल के उसको एक सॉल्यूशन में रख के उससे एक नया प्लांट बना सकते हैं। प्लांट के पौधे बनाते हैं। अब वो पौधे एक बार जब बन गए तो उसको हम वापस से मिट्टी में डाल देते हैं। तो सेम तरह का प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए हम टिश्यू की कल्चरिंग, मतलब टिश्यू प्लांट सेल है उससे बना जो टिश्यू, कल्चरिंग मतलब उसको लेकर उसको आगे बनाना। तो टिश्यू हम बनाते हैं, आगे उसको और ज़्यादा आगे चल के एक सॉल्यूशन के अंदर बनाते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। तो ये काम भी होता है। तो ये काफ़ी अच्छा एस्पेक्ट है और ये हम तभी यूज़ कर पाएंगे जब हम क्रॉप की फिजियोलॉजी ढंग से जानेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की एफिशिएंसी आप सबको पता है, जो कि रूट नोड्यूल्स होते हैं, रूट के अंदर जो गांठ होती है वो आपके नाइट्रोजन को फिक्स करती है उसमें, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में, हमारे जो एटमॉस्फेयर उसमें नाइट्रोजन है तो उसको मिट्टी के अंदर फिक्स करते हैं। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हम बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम मिट्टी में डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो तेजी से और बढ़ेगा। अब उससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी, उपजाऊ जो होता है मिट्टी उसकी, वो और बढ़ेगी। तो ये बनता है हमारा अगला पॉइंट कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में और नाइट्रोजन फिक्सेशन करना कितना ज़रूरी है। तो वो हम तभी कर पाएंगे जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें मिट्टी में डाल देते हैं। दूसरा इसके बाद है हमारा सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब ये काम हम तो नहीं करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन प्लांट की अगर बात करें तो वो खुद ये काम करते हैं कि सनलाइट लिया और उसको केमिकल एनर्जी में किया। क्यों किया? क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करना है। अब भाई खाना बनाना है तो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। तो फोटोसिंथेसिस करते हैं इससे। तो फोटोसिंथेसिस बढ़ाएंगे जब, तो उसके वजह से हम और प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। तो हम कैसे ये काम करेंगे कि हम सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ज़्यादा कन्वर्ट कर पाए? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फोटो रेस्पिरेशन एक काम होता है। फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस को घटा दें। अब फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि प्लांट में वेस्टफुल होती है। अब आगे चल के आप इन चैप्टर्स में आगे जब एजी में और पढ़ेंगे तो आप फोटो रेस्पिरेशन काफ़ी डीप में पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे ये वेस्टफुल होता है। ये प्लांट के लिए बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आता है, लेकिन कुछ प्लांट में ये प्रोसेस होती है जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस काफ़ी अफेक्ट होता है। अब भाई कोई खाना बना रहा है और वो वेस्ट हो जाए तो अच्छी बात नहीं है। तो वैसे ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन कुछ इनका खाना वेस्ट हो जाता है, जो कि एक प्रोसेस होती है फोटो रेस्पिरेशन, उसके वजह से होता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम जेनेटिक इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं
कि प्लांट है उसमें जेनेटिकली कुछ चेंज किया जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन घट गया और फोटोसिंथेसिस की रेट तेजी से बढ़ गई। तो इस हिसाब से भी हम काम करते हैं। तो ये अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम देखते हैं क्रॉप फिजियोलॉजी में, जो कि प्रैक्टिकली हम उसको यूज कर पाएंगे। तो ये काफ़ी पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को आप अगर दिमाग में रखेंगे, एग्जाम में लिखेंगे, तो आपके मार्क्स कहीं गए नहीं हैं। बस ये है कि आपको सारे पॉइंट्स याद रहने चाहिए। इसके लिए आप छोटे छोटे काफ़ी छोटे छोटे नोट्स बनाए, चाहे तो इसी को भी लिख सकते हैं और ये आपको काफ़ी काम में आएगा। आपको आज के वीडियो में जो जो चीज़ें मैंने समझाई है वो समझ में आई हो। अगर नहीं आई है तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा नोट्स वगैरह पढ़ें और उसमें से पढ़ें, क्योंकि एक बार मैंने सिर्फ बता दिया उससे आपको सारी चीज़ें नहीं आएगी जब तक आप खुद एक बुक लेके कॉपी लेके नोट्स बना के उसे पढ़ेंगे नहीं। तो आज के लिए हम इस टॉपिक में या इस क्लास में इतना ही रखेंगे।